हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग यूरोप अध्याय 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें अफवाह के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ड्रेनेज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो देखिए, यूरोप की जो नदियां हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर उत्तर और दक्षिण की ओर बहती हुई इस सागरों में जाकर गिर जाती हैं। यूरोप की नदियां सामान्यतः अनुवर्ती हैं, जो ढाल का अनुसरण करती हैं, ढाल को फॉलो करती हैं। यूरोप की नदियों को 4 प्रकार के वर्गों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है: अटलांटिक महासागरीय, भूमध्य सागरीय, कैस्पियन सागरीय और आर्कटिक सागरीय। इसके बाद अगर बात करें तो यूरोप की जो प्रमुख जल संधियां हैं, यानी कौन किसको अलग करता है, कौन किसको जोड़ता है, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखना है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की भी काफी संभावनाएं हैं। जैसे पहला है डोवर जल संधि। यह इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। डेनमार्क जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है और उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को स्पेन यानी यूरोप को अफ्रीका से यह अलग करता है और यूरोप अफ्रीका भूमध्य सागर को जोड़ता है और अटलांटिक महासागर की कुंजी के नाम से यह प्रसिद्ध है। बोनीफेसियो जल संधि सार्डिनिया यानी इटली और जो फ्रांस है, कोर्सिका जो द्वीप है, इसको अलग करता है और टेरेनियन सागर और भूमध्य सागर को ये क्या करता है, आपस में जोड़ता है। मेसिना जल संधि सिसिली और इटली प्रायद्वीप को अलग करता है और टेरेनियन सागर तथा भूमध्य सागर को जो है एक करता है, जोड़ता है। ओरंटो जल संधि इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को यह अलग करता है, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। बास्पोरस जल संधि इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है, काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ता है। कर्च जल संधि यूक्रेन और रूस को ये अलग करता है और अजोव सागर तथा काला सागर को ये जोड़ता है। इसके बाद है डारानेल्स जल संधि। डारानेल्स जल संधि जो है ये किससे अलग करता है, तो बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है। बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप के ये बीच है, एक दूसरे को अलग करता है। मरमरा का जो सागर है और एजियन जो सागर है इसको जोड़ता है आपस में। नॉर्थ चैनल जो है ये आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करता है और आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अटलांटिक महासागरीय जो अफवाह है, जो अफवाह का जो वर्ग है, पहला है अटलांटिक महासागरीय। तो इसके अंतर्गत पुर्तगाल तथा पश्चिमी स्पेन की जो नदियां हैं वो सम्मिलित होते हैं, जो पश्चिम की ओर और उत्तरी अगर बात करें तो ये जो नदियां हैं पुर्तगाल और पश्चिमी स्पेन की जो नदियां हैं ये आपस में सम्मिलित होती हैं, जो पश्चिम की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जाकर गिरती हैं। इन नदियों में पुर्तगाल की टगेस नदी और फ्रांस की गैरोन, लायर तथा सिन नदियां प्रमुख हैं। लायर और गैरोन इंग्लिश चैनल तथा बिस्के की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। जर्मनी की राइन, वेजर और एल्ब नदियां उत्तरी सागर में गिरती है। राइन नदी याद रखिएगा स्विस आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, कोल रिवर भी कहा जाता है। यह यूरोप के सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जल मार्गों में से एक है। पोलैंड की ओडर तथा विस्चुला नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बाल्टिक सागर में गिरती हैं और स्कैंडिनेविया की अनेक नदियां बोथनिया के खाड़ी में जाकर गिरती है। यूरोप की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, जैसे रीगा की खाड़ी। ये जो रीगा की खाड़ी है ये एस्टोनिया एवं लाटविया को अलग करता है, एस्टोनिया को लाटविया से अलग करता है। और ये कहां पर है रीगा की खाड़ी, तो बाल्टिक सागर में। फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर में ही अवस्थित है और ये फिनलैंड को क्या करता है, फिनलैंड एस्टोनिया को अलग करता है। और बोथनिया की जो खाड़ी है ये भी बाल्टिक सागर में ही अवस्थित है, लेकिन ये स्वीडन और फिनलैंड को अलग करता है। इंग्लिश चैनल ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है तथा अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है। बिस्के की खाड़ी ये भी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है और फ्रांस तथा स्पेन को अलग करता है।
लायन की खाड़ी ये भूमध्य सागर में अवस्थित है और फ्रांस के दक्षिण में मतलब कि ये क्या करता है, ये फ्रांस के दक्षिण में अलग करता है। भूमध्य सागरीय अपवा, अपवा का दूसरा जो वर्ग है वह भूमध्य सागरीय अपवा। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो यूरोप के मध्यवर्ती उच्च भूमि तथा पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं ये दक्षिण की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं, जिसमें फ्रांस की रोन और इटली की पो नदियां प्रमुख हैं। पूर्वी यूरोप की डेन्यूब, निस्टर और नीपर नदियां काला सागर में गिरती हैं। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूरब की ओर जो है प्रवाहित होते हुई क्या काला सागर में गिरती है। यह विश्व की एकमात्र नदी है जो यूरोप के 10 देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन तथा माल्डोवा एवं 5 राजधानियां बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना और ब्राटिस्लावा ये इन सभी से होकर गुजरती हैं। 10 देशों और 5 राजधानियों से होकर ये गुजरती है। तीसरा जो वर्ग है वह कैस्पियन सागरीय अपवा। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो वोल्गा तथा यूराल प्रमुख नदियां हैं। वोल्गा और यूराल प्रमुख नदियां हैं। वोल्गा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है तो 3852 किलोमीटर, जो याद रखिए जो वल्दाई पहाड़ी से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। इसे डॉन नदी से जो है जोड़ दिया गया है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में जाते हैं। यूराल नदी का केवल ऊपरी भाग ही यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये दोनों नदियां कैस्पियन सागर में जाकर गिरती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख अंतरीप, जैसे पहला जो अंतरीप है नॉर्थ केप है। ये कहां पर है? नॉर्थ केप नॉर्वे में है। और महासागर, ये जो सागर है नॉर्वे सागर है, इसकी अवस्थिति अटलांटिक सागर में है। माता पान ये यूनान में है और भूमध्य सागर इससे रिलेटेड है, भूमध्य सागर में ये अवस्थित है। विसेंट केप ये पुर्तगाल में है, उत्तरी अटलांटिक महासागर इसका जो सागर है, याद रखिएगा, और इसकी अवस्थिति अटलांटिक महासागर में है। चौथा जो अपवाह का वर्ग है वह आर्कटिक सागरीय अपवाह। इसके अंतर्गत उत्तरी रूस की कुछ नदियां जो है शामिल होती हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी इस तरह से। और इसके बाद अगर बात करें तो देखिए श्वेत सागर ये क्या जो मतलब कि यूरोप की जो आर्कटिक सागरीय जो अपवाह है यूरोप के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तरी रूस की जो कुछ नदियां हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुई श्वेत सागर और बैरेंट्स सागर में जाकर गिर जाती हैं। शीत ऋतु में ये नदियां जम जाती हैं बर्फ के कारण। इन नदियों में ओनेगा, डिवाइना और पचोरी प्रमुख है। कृषि के बारे में अगर बात करें तो देखिए यूरोप के अनेक भागों में एक ही फार्म पर खेती और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत अगर बात करें तो इस यहाँ पर जो कृषि होती है तो कृषि यानी जो फार्म है जहां पर कह सकते हैं कि खेती का एक ये मतलब कि टेक्निकल रूप है फार्म, और जो पशुपालन होता है दोनों एक साथ किए जाते हैं। इस प्रकार के खेती को मिश्रित कृषि कहते हैं, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। यूरोप की सबसे प्रमुख जो फसल है वह है गेहूं। यूक्रेन, पेरिस बेसिन, निचले देशों यानी यूरोप के उत्तरी मैदान, हंगरी के मैदान और इटली में पो नदी की घाटियां ये गेहूं के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। कम उपजाऊ मिट्टी में जौ, राई और जई की खेती होती है। ये गेहूं के पूरक अनाज हैं। यूरोप अगर बात करें तो गेहूं जो है यूरोप वासियों की प्रमुख खाद्य फसल है। चुकंदर और आलू यूरोप की कंद वाली दो प्रमुख फसलें हैं तथा सेब, जैतून, अंजीर, अंगूर, आड़ू और संतरे यहाँ की प्रमुख फल हैं। यूरोप में चीनी प्राप्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो है चुकंदर। यूरोप में चीनी की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? चुकंदर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, रूस आदि चुकंदर के बड़े उत्पादक राष्ट्र हैं। यूरोपीय देशों में विश्व का 60% चुकंदर जो है उत्पादित होता है। फ्लेक्स यूरोप की एकमात्र रेशेदार फसल है जो शीतल और नम भूमियों में उगाई जाती है। इससे लिनेन के कपड़े बनाए जाते हैं। बेल्जियम और बाल्टिक राज्य प्रमुख फ्लेक्स उत्पादक हैं। बुल्गारिया के गुलाब और नीदरलैंड के ट्यूलिप विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद यूरोप में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो कोयला,
लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। यूरोप में कोयले के विस्तृत भंडार है और विश्व का लगभग 1/3 कोयला यूरोप में जो है मतलब कि निकाला जाता है, यूरोप से निकाला जाता है। सबसे उत्तम प्रकार का कोयला जर्मनी के रूर बेसिन और उत्तरी फ्रांस तथा बेल्जियम के सार बेसिन में पाया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन की पेनाइन पर्वत श्रेणी और चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में स्थित साइलेसियन क्षेत्र में कोयले के विशाल भंडार हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यूक्रेन के दोनेट्स बेसिन और रूस के कुजबास, ठीक है, यूक्रेन के दोनेट्स बेसिन और रूस के कुजबास, पिचोरा तथा टंगस बेसिन से जो है रूस के उद्योगों को भारी मात्रा में अच्छे प्रकार के उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के निक्षेप कुछ क्षेत्रों में औषधि चट्टानों के प्रदेशों में मिलते हैं। उत्तरी सागर, बाकू, गरोजनी यानी चेचन्या आदि में तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं। पो नदी की घाटी, एग्री बेसिन, जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया में भी प्राकृतिक गैस निकाले जाते हैं। फ्रांस, यूक्रेन, अजरबैजान, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस, इन सभी जगहों से लौह अयस्क जो है मतलब कि निकाला जाता है, लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है, खनन किया जाता है, लौह अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं। यूरोप में प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जो क्षेत्र है उत्तरी फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र, स्वीडन के अगर बात करें तो स्वीडन का जो क्षेत्र है किरूना व मामबर्गेट क्षेत्र, यूक्रेन का करीबो राग क्षेत्र, दक्षिणी यूराल का कुशर्क व याद रखें मैग्नेटिगोर्स्क क्षेत्र, स्पेन के बिलबाओ, संताडर और अवीडो क्षेत्र। इनमें यूरोप का सबसे बड़ा और उत्तम लोहा जो है स्वीडन के किरूना भंडार से जो है प्राप्त होता है। विश्व का 40% कच्चा लोहा यूरोप में निकाला जाता है। यूरोप में पाए जाने वाले अनेक खनिज जो है वो है मैग्नीज है, तांबा है, बक्साइट है, गंधक है और पोटास है। देखिए, दक्षिणी फ्रांस, यूगोस्लाविया, हंगरी और यूराल में बक्साइट पाया जाता है। पोटास के भंडार फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और रूस में है और यहां से तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी भी निकाला जाता है। इसके बाद यूरोप की जो जल संसाधन है इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तरी सागर के डागर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पे फिशरिंग की जाती है, मछलियों को पकड़ा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और पुर्तगाल, ये सभी जो है मछली पकड़ने वाले प्रमुख देश हैं, याद रखिएगा। इसके बाद यूरोप महाद्वीप के प्रमुख जो देश हैं इन सभी को यूरोप के जो जितने भी देश हैं यूरोप में, इन देशों के बारे में बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट से कुछ दूरी पर एक द्वीप समूह है जिसे ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य 2 द्वीप हैं। कितने? यूनाइटेड किंगडम के 2 मुख्य द्वीप हैं, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को, इन तीनों को मिलाकर जो है ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। 1921 में आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से पृथक होकर एक स्वतंत्र देश बना। ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा भाग यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। इंग्लिश चैनल, याद रखिए, इंग्लिश चैनल तथा डोवर जल संधि इसे यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करती है, जहां इसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है। आयरलैंड द्वीप में उत्तरी आयरलैंड एवं आयरिश गणराज्य शामिल है। आयरिश गणराज्य एक स्वतंत्र देश है और उत्तरी आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। सेंट जॉर्ज चैनल ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच स्थित है। देखिए, यूके के धरातल के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है केवल 1350 मीटर है। देश का कोई भी भाग समुद्र से 125 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, यूनाइटेड किंगडम का जो मैप है, अगर आपके पास मैप है तो मैप को उठाइए और जितने भी यूके में जितने भी मतलब कि लोकेशन है इसको इंडिकेट कीजिए, जैसे स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, इंग्लैंड, इसके बाद वेल्स, कार्डिफ, लंदन, ये सभी कहाँ कहाँ पर है इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें तो यूके
किन से मिलकर बनता है? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूके कहा जाता है, और इंग्लैंड तथा वेल्स तथा स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यह है आपका स्कॉटलैंड। देखिए, अगर बात करें तो बेन नेविस बेन नेविस सबसे ऊंची चोटी है यूके की। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व का पहला पटसन उद्योग कौन सा है? याद रखिएगा, वो है आपका डंडी। यहां पर एडिन बर्ग है। यह है दक्षिणी उच्च भूमि क्षेत्र। यह है डागर बैंक। यह है टाई नदी। यह है पेनाइन पर्वत। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जो बर्मिंघम है यह सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, या काला प्रदेश इसे बोलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो यूके की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है सेवर्न नदी। याद रखिएगा, यह है आपका वेल्स, यह है आपका कार्डिफ, इधर है सेल्टिक सागर, इधर है डोवर जल संधि, इधर है इंग्लिश चैनल। देखिए, अगर बात करें तो इंग्लैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग पर्वतीय है। इंग्लैंड का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो किस प्रकार का है? तो पर्वतीय है, जहां पेनाइन पर्वत श्रेणी स्थित है। यह पर्वत श्रेणी इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट से लेकर वेल्स तक उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इस पर्वत के पश्चिम में लंकाशायर तथा चेशायर मैदान है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, एस्कोफेल पाइक है। इसकी ऊंचाई 978 मीटर है। देश के मध्य भाग में स्थित उच्च भूमि को मुरलैंड क्या कहते हैं? मुरलैंड कहते हैं। इंग्लैंड के मध्य में पेनाइन पर्वत, इसके पूर्व में उत्तर पूर्वी मैदान और दक्षिण में भी आकार का मध्यवर्ती मैदान फैला हुआ है। स्कॉटलैंड की उत्तरी पहाड़ियां सामान्यतः अधिक ऊंची हैं। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर बेन नेविस स्कॉटलैंड में स्थित है। वेल्स में कैम्ब्रियन पहाड़ियां चाप के आकार में कार्डिगन खाड़ी तट के लगभग जो है समानांतर स्थित है। ये पहाड़ियां उत्तर में अधिक ऊंची है। इनका सर्वोच्च शिखर स्नोडन है। आयरलैंड का उत्तरी पश्चिमी तथा दक्षिणी भाग पर्वतीय है, किंतु ये पहाड़ियां कम ऊंची हैं। बेलफास्ट के दक्षिण में माओरी पर्वत की ऊंचाई 852 मीटर है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी जो है सेवर्न है, जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी टेम्स या थेम्स है। हम्बर, टाइन और मर्सी अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं यूके की। इसके बाद अगर बात करें तो यूके की जो जलवायु है किस प्रकार के? ब्रिटिश द्वीप समूह की जलवायु, याद रखिएगा, सागरीय शीतोष्ण है। ब्रिटिश द्वीप समूह की जो जलवायु है सागरीय शीतोष्ण है। पछुआ पवनों की पेटी में स्थित होने के कारण यहां पर जो है वर्ष भर वर्षा होती रहती है। यहाँ के तापमानों पर समुद्र की निकटता और गर्म अटलांटिक प्रवाह का प्रभाव भी पड़ता है, जिससे वार्षिक तापांतर कम हो जाता है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकालीन औसत तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, किंतु आंतरिक भागों में तापमान 0 से नीचे भी चला जाता है। जनवरी और फरवरी में पाला पड़ता है। उत्तर के बर्फीले पवनों से सामान्यतः शीतलहरें चलती हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, जो वर्ष भर सुवितरित रहती है। शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। आंतरिक भागों में ब्रिटिश के आंतरिक भागों में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक जो है वर्षा, बल्कि शीत ऋतु में हिमपात होता है। फ्रांस के विपरीत यहाँ धूप कम होती है। प्रतिदिन औसतन 2 घंटों के लिए धूप निकलती है। यहाँ अधिकांश समय कोहरा और बादल जो है छाए रहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवातों के कारण ये दशाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ की जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो ब्रिटेन तथा आयरलैंड के पर्वतीय भागों में आग्नेय तथा कायांतरित शैलों के विखंडन से उत्पन्न पर्वतीय मिट्टियां जो है मिलती हैं, जिनमें खनिज तत्वों की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टियां चारागाह तथा बागवानी के लिए उपयुक्त हैं। तटवर्ती मैदानों में उर्वर जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। लंदन बेसिन तथा मध्यवर्ती आयरलैंड की उर्वर मिट्टियां उपजाऊ मिट्टियां कृषि के लिए उपयोगी हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो देश की लगभग 7% भूमि पर वन पाए जाते हैं। वर्तमान में घने वन केवल उच्च पहाड़ियों पर ही शेष है। ठीक है, शॉर्टलैंड द्वीपों और उत्तरी स्कॉटलैंड में कोणधारी वन मिलते हैं, जिनमें स्प्रूस, हेमलॉक, सीडर, डगलस, फर आदि वृक्षों की प्रमुख किस्में हैं। अन्यत्र अगर बात करें तो ओक, लिंडेन, बीच, एल्म आदि के वृक्ष जो है उगते हैं।
इंग्लैंड का सबसे बड़ा वन ब्रेकलैंड है जो कि कैम्ब्रिज नगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अतिरिक्त नॉर्थ याद रखिए नॉर्थम्बरलैंड जो है या जो ग्लूस्टरशायर है, इसके विशाल वन भी जो है मिलते हैं। कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो देखिए जो ब्रिटिश का जो कृषि क्षेत्र है लगभग 70% भाग पर कृषि की जाती है। जलवायु और मिट्टियों के अनुसार यहाँ विविध प्रकार के जो है खाद्यान्न जैसे गेहूं, जौ, राई, सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, सेम आदि जो है उगाई जाती है। औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक कृषि क्रांति इंग्लैंड में ही हुई थी। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो रिवॉल्यूशन हुई थी वो कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई थी। इसकी लगभग आधे भू क्षेत्र पर जो है यानी विशेष रूप से पश्चिमी भागों में चारागाह है। भेड़ पालन और पशुपालन यहाँ का प्रमुख कृषि कार्य जो है बन गया है। यह देश मांस, डेयरी उद्योग और उत्तम कोटि की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुर्गी पालन एक अन्य प्रमुख व्यवसाय है। इसके प्रमुख क्षेत्र इंग्लैंड के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र डागर बैंक है और इस देश के पास यंत्र चालित नौकाओं का एक बहुत बड़ा बेड़ा है। इस बेड़े में ट्रॉलर और ड्रिफ्टर शामिल होते हैं। ट्रॉलर क्या है? तो देखिए ट्रॉलर के द्वारा सागरों की तली से जो है मछलियां जो है पकड़ी जाती हैं ट्रॉलर के माध्यम से, जिनमें थैले जैसे जाल लगे होते हैं। इनके विपरीत जो ड्रिफ्टर है इसके द्वारा सागर के ऊपरी सतह से जो है मछलियां पकड़ी जाती है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में कोयले, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। यह विश्व का पहला देश है जिसने कोयला का बड़े पैमाने पर जो है उपयोग किया है। कोयला जो है यहाँ की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उत्तरी सागर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कॉटलैंड के पूर्वी भाग तथा उत्तरी सागर में प्राप्त पेट्रोलियम के नवीन भंडारों का दोहन किया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी उपलब्ध है। यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बीशायर क्षेत्र, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र, लंकाशायर, वेल्स, क्लाइड घाटी क्षेत्रों से जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। तो यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्बीशायर क्षेत्र ये एक क्षेत्र हो गए। इसके बाद नॉर्थम्बरलैंड, डरहम क्षेत्र, लंकाशायर ये एक अलग क्षेत्र हो गया। और वेल्स तथा जो क्लाइड घाटी है इन क्षेत्रों से कोयला जो है प्राप्त किया जाता है। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से जो है लौह अयस्क आयात करता है। यहाँ अल्प मात्रा में टीन, पोटास, फास्फेट, चूना पत्थर, खड़ियां आदि का उत्पादन जो है या खनन है किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में विश्व की 4% से भी अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में यूनाइटेड किंगडम यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और रूस के बाद चौथे स्थान पर है। उद्योग के बारे में अगर बात करें तो इस देश में अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का जो है व्यापक रूप में विकास हुआ, जैसे लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, रेल के इंजन और डिब्बे, मोटर गाड़ियां, वायुयान, समुद्री जहाजों का निर्माण, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, पेय पदार्थों, मत्स्य उत्पादों और दूध के उत्पादों को तैयार करने के जो है उद्योग आदि शामिल है। देखिए लिवरपूल, ग्लासगो, न्यू कैसल और साउथहैम्पटन प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। बर्मिंघम, शेफील्ड और मैनचेस्टर मैदानों में स्थित अन्य प्रमुख औद्योगिक जो है नगर है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ब्रिटेन है ये सूती वस्त्र उद्योग जो है, यहाँ की जो सूती वस्त्र उद्योग है 2 क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जमौड़ा है लंकाशायर और ग्लासगो में। लंकाशायर क्षेत्र में मैनचेस्टर, वोल्टबरी, रोसडेल, ओल्डहम और स्टकी पोर्ट में विस्तृत लगभग जो है और 19 किलोमीटर क्षेत्र की अर्धचंद्राकार पेटी में सूती वस्त्र उद्योग जो है संकेंद्रित है। यहाँ की जो जनसंख्या है यूनाइटेड किंगडम की अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म में है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ईसाई धर्म, रोम कैथोलिक, इसके बाद प्रेस्टिवेटेरियन या इसके अलावा मेथोडिस्ट इनका भी ये पालन करती हैं। तो याद रखिएगा ईसाई धर्म का ये लोग पालन करते हैं। इसमें एंग्लिकन, रोमन कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट ये सभी जो है आते हैं। अन्य धर्मों में इस्लाम, हिंदू उल्लेखनीय है। यहाँ इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश और गैलिक जो भाषाएं हैं बोली जाती हैं। लंदन यहाँ की राजधानी है और प्रमुख सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक ये केंद्र भी है। ग्लासगो महत्वपूर्ण पतन है।
एडिनबरा स्कॉटलैंड की राजधानी है। मैनचेस्टर प्रमुख औद्योगिक नगर और नदीय पतन है। बर्मिंघम को इस्पात नगरी कहा जाता है। कार्डिफ, लीड्स, लिवरपूल, ब्रिस्टल, एवर्डीन आदि अन्य प्रमुख औद्योगिक नगर है। इसी के साथ आज का जो सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आयरलैंड से जो है हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।